जय साथियों, आज हमारा पॉलिटिकल सेशन है और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो शासन प्रणाली है एक संघात्मक शासन प्रणाली। इसके पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था कि भारत का संविधान है संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए कहीं कहीं अर्ध संघात्मक देखने को मिलता है, एकात्मक की ओर झुकाव मिलता है। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली में आपको क्या बताया था कि उसमें दो सरकार होती है, डुअल गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन जब बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली की, तो वहाँ एकात्मक मतलब एक सरकार, तो वहाँ केवल केंद्र स्तर पर एक ही सरकार होती है। लेकिन जब भारत का जब संघात्मक शासन प्रणाली की जब इसकी विशेषता को हम देखते हैं तो इसमें डुअल गवर्नमेंट है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चीजों में देखने को मिलेगा कि जो भारत की जो शासन प्रणाली, संघात्मक जो शासन प्रणाली है, एकात्मक की ओर झुकाव अर्थात केंद्र की ओर झुकाव है, केंद्र सरकार की ओर झुकाव है। तो संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी अर्ध संघात्मक जैसे देखने को मिलता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले कि अगर भारत का शासन प्रणाली संघात्मक है लेकिन कहीं कहीं पर अर्ध संघात्मक देखने को मिलता है, तो ये अपने आप में कितना ये सत्य बातें है, आज उसी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो, इस पर विद्वानों का मत अर्ध संघात्मक पर क्या क्या देते। देखो, प्रोफेसर किसी वीआर नाम के प्रोफेसर साहब थे, इन्होंने कहा था कि भारत की जो शासन प्रणाली अर्ध संघात्मक है। जी ऑस्टिन नाम के प्रोफेसर मतलब कि राजनीतिक विज्ञान के काफी विशेषज्ञ थे, तो इन्होंने कहा था कि सरकारी संघवाद है। क्या है भारत की शासन प्रणाली? क्या है? सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जी ऑस्टिन साहब ने कहा था सहकारी संघवाद है। सर आइवर जेनिस ने कहा था कि केंद्रीकरण के साथ संघ है। तो इन्हों के जो ये है ना, इधर जो व्यक्ति है प्रोफेसर साहब हो गए, प्रोफेसर केसी वीयर हो गए, जी ऑस्टिन हो गए, सर आइयर जेनिस हो गए। तो इन्हों का अपना अपना मत था, विद्वानों का अपना अपना मत था कि जो भारत का शासन प्रणाली अर्ध संघात्मक है, सहकारी संघवाद है, केंद्रीकरण के साथ संघ है। तो इन जो यहाँ पर जो व्यक्ति है, इनका अपना अपना मत था, अपना अपना मानना था, अपना अपना विचारधारा था, है ना। विचारधारा होते हैं तो इन लोगों का अपना अपना विचारधारा था कि अर्ध संघात्मक। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, भारत की शासन प्रणाली के बारे में किसने टिप्पणी किया था कि ये एक अर्ध संघात्मक है? तो ऑप्शन जी जहां दिखेगा आपको टिक लगा देना। या फिर तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताओ कि भारत का शासन प्रणाली एक सहकारी संघवाद की तरफ से देखा जाता है। भारत का शासन प्रणाली सहकारी संघवाद के जैसा देखा जा सकता है। तो किसने कहा था? तो जहां ऑप्शन लगेगा आपको टिक लगा देना। तो आप इस तरीके से आप इसको नोट करके लिख लीजिए 3 पॉइंट को। प्रोफेसर केसी वीयर ने क्या कहा था? अर्ध संघात्मक है। जी ऑस्टिन ने कहा था सहकारी संघवाद है। सर आइवर जेनिस ने कहा था केंद्रीकरण के साथ संघ है। तो हमारा आज का ये प्रश्न था कि भारत का जो शासन प्रणाली है संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन अर्ध संघात्मक की जैसा देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर अर्ध संघात्मक देखने को मिलता है, एकात्मक की ओर झुकाव है। लेकिन अर्ध संघात्मक की क्या मतलब देगा? जैसे कि मैंने आपको बताया संघात्मक सरकार है ना, संघात्मक शासन प्रणाली तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थिति में देखा जाएगा, जैसे कि आपातकाल, अगर इमरजेंसी जब आ जाता है, आपातकाल का जब समय आता है, तो सारी शक्तियां निलंबित कर दी जाती है। राज्य सरकार को सारी शक्तियां निलंबित कर दी जाती है और सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास आ जाता है शक्तियां। तो वहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि सारी शक्तियों को एकीकरण किया गया, अर्थात एक व्यक्ति के पास दे दिया गया, केंद्र सरकार के पास दे दिया गया। तो वहां पर एकात्मक जैसे देखने को मिलता है। वहां जब आपातकाल, जब इमरजेंसी जब टाइम घोषित कर दिया जाता है, तो वहां पर एकात्मक जैसी प्रणाली देखने को मिलता है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत का सही में संघात्मक है या अर्ध संघात्मक क्यों है ना। संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, देखो क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा कि वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या है। वास्तविक है ना, जो फेडरेशन है, तो वास्तविक फेडरेशन के मूलभूत तत्व क्या है? भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। अर्थात जो रियल जो फेडरेशन है, जो इसकी जो विशेषता है, जो इसकी परिभाषा है, उसमें क्या कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट को लिखना कि देखो संघात्मक इन चीजों का वर्णन होता है, संघात्मक ये चीज वर्णन है, और उसी के आधार पर आपको बताना है कि भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण करना है। अर्थात देखो, जो संघ में वर्णन है, संघ में वर्णन है, इसकी जो विशेषता एवं विशेषता है। तो देखो, जो संघ में वर्णन है और जो संघ की जो विशेषता है, वो विशेषता आपको बताते जाना और उसके नीचे लिखा कि देखो ये विशेषता भारतीय संविधान में शामिल है, ये विशेषता भारतीय संविधान में शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे संघात्मक शासन प्रणाली अर्थात संघ में दो सरकार होती है ना, दो सरकार होती है, उसमें दो सरकार होती है, डुअल गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। भारत में भी कुछ ऐसा ही देखा जा सकता है, वहां भी दो सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। फिर आपको सेकंड विशेषता बताना है कि यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया और संविधान को सर्वोच्च माना गया। अब देखते हैं भारत में कैसा संभव है। जी हाँ, भारत में भी ऐसा विशेषता देखने को मिलता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया और संविधान को सर्वोच्च माना गया। संघात्मक शासन
प्रणाली में संविधान को जब सर्वोच्च माना गया तो एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए, संविधान एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए, संविधानवाद होना चाहिए, उस संविधान को पालन करने वाला होना चाहिए, अर्थात वहां लोकतंत्र भी होना चाहिए। कि भारत में संभव है कि भारत की विशेषता है, तो इसी प्रकार से लिखोगे कि जो वास्तविक संघ की जो विशेषता है, जो इसमें वर्णन है, वो वर्णन करते जाओगे और उसके नीचे है ना, उसके पैरेलल, उसके समानांतर आप लिखते जाओगे कि भारतीय संविधान में ये विशेषता वर्णन है, भारतीय संविधान में ये शामिल है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या है, तो इनके मूलभूत तत्व को लिखना है, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको जो विशेषता है, वो विशेषता लिखना किसके, संघ के बारे में लिखना है। और जो संघ भारत के जो संविधान में मैच करे उसको अभी साथ में लिखते जाना है। तो इसी के पैरेलल ये भी आप सोल्व करते जाओगे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको मैंने काफी गहराई से पढ़ा दिया। फर्स्ट सेकंड सेशन अभी देखो, शासन प्रणाली टाइटल होगा, आप सेकंड सेशन जाके देखो, ये क्लियर हो जाएगा। आज बात करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन, यदि संघीय संविधान हमारे संविधान का प्रबल आधार है, यदि संघीय संविधान अर्थात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का प्रबल आधार है, फिर भी भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, व्याख्या करें। मैंने आपको बताया था ना कि भारत का शासन प्रणाली क्या शासन प्रणाली है, तो भारत का शासन प्रणाली एक संघात्मक शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली है। तो लेकिन कहीं कहीं पर एकात्मक जैसे देखने को मिलता है, अर्थात केंद्र की ओर झुकाव मिलता है। सारी शक्तियां कभी कभी देखने को मिलता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती है, जैसे आपातकाल का समय घोषित जब कर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जो राज्य सरकार नहीं बनाती, केवल केंद्र सरकार के पास अधिकार है। जैसे आप अनुसूची 7 पढ़ोगे, 7वीं अनुसूची पढ़ोगे, तो उसमें राज्य एक संघ सूची आता है, एक राज्य सूची आता है। तो संघ सूची में 100 विषय है ना, 100 जो सब्जेक्ट है उस पर केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, और केवल 57 ऐसे विषय हैं जो केवल राज्य सरकार बनाती है, उस विषय पर राज्य सरकार बनाती है। तो सोचो, जो केंद्र सरकार 100 विषय पर कानून बना रही है और राज्य सरकार 57 विषय पर कानून बना रही है, तो ज्यादा शक्ति किसे दी गई, केंद्र सरकार को। तो यहाँ भी देखने को क्या मिला कि केंद्र सरकार पर ज्यादा शक्ति, अर्थात सारी शक्ति केंद्र की ओर झुकी हुई है। और एक होता है अवशिष्ट कानून, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस समय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में बनकर रेडी हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो उस समय डिजिटली नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना ग्रो नहीं किया था, तो उसमें साइबर अपराध नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो साइबर अपराध नहीं हुआ करता था। लेकिन जब जैसे साइबर अपराध के मामले जब सामने आने लगे, तो उस पर ठोस कानून बनाया गया। तो उस समय कानून था, उस समय नहीं था, लेकिन अभी कानून था। तो बहुत सारे ऐसे, उससे बोला जाता है अवशिष्ट सूची। तो बहुत सारे ऐसे जो कानून बनाए जाएंगे जो हमें पता नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि आगे इन फ्यूचर क्या परिस्थितियां होगी, क्या समय आएगा, तो उसके अनुसार कानून बनाए जाएंगे। तो उसको अवशिष्ट सूची में डाला जाता है, वैसे कानून को अवशिष्ट सूची में डाला जाता है। मतलब अन्य अवशिष्ट रख लीजिए, जैसे होता है एक राज्य सूची होता है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक अवशिष्ट सूची होता है। तो जो भी आपको पता नहीं है, जैसे कि सरकार को पता नहीं कि हमें किन चीज पर कानून बनाए, वो भविष्य निर्धारित करते हैं कि आने वाले समय कैसा समय होगा, कैसा माहौल होगा, तो उसके परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि साइबर अपराध उस समय नहीं पता था, लेकिन आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुई, इंटरनेट आया, तो पता चला कि साइबर अपराध भी होता है, ऑनलाइन अपराध भी किए जाते हैं, तो उसका ठोस कानून लाया गया। तो वैसे कानून जो हमें पता नहीं, परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है, उसे अवशिष्ट कानून, अवशिष्ट सूची में डाला जाता है। तो अवशिष्ट कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार नहीं बना सकती है। तो यहाँ भी क्या देखने को मिला कि बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जो राज्य सरकार बना ही नहीं सकती, बहुत सारे ऐसे कानून जो राज्य सरकार बना ही नहीं सकती, केंद्र सरकार बना सकती है। तो यहाँ देखने को क्या मिलता है कि केंद्र की ओर झुका हुआ है ना, कानून बनाने की ओर ज्यादा शक्ति किसे दी गई, केंद्र की ओर दी गई, मतलब केंद्र सरकार को दी गई है। तो यहाँ संघात्मक तो बोलना नहीं, केंद्र सरकार भी होनी चाहिए और राज्य सरकार भी होनी चाहिए, दोनों को बराबर शक्ति बंटवारा होना चाहिए। इसमें संघीय संविधान में तो ये बोलना है कि 2 सरकार होनी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र स्तर पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार राज्य स्तर पर कानून बनाएगी। बहुत सारे ऐसे कानून है जो राज्य सरकार बना ही नहीं सकती, केंद्र सरकार बनाती है। और जब आपातकाल का समय आता है, इमरजेंसी जब घोषित कर दिया जाता है, इमरजेंसी कब घोषित किया जाता है बताओ जरा। जब कोई जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है या किसी अन्य देश है ना, कोई अन्य विदेश जो विदेशी मुल्क है, अन्य देश से अगर हमारे देश पर अगर हमला कर देते हैं, तो वैसे कंडीशन में जैसे कि देखा जाता है कि जब है ना, जब ज्यादा हमला हो जाता है, आतंकवाद ज्यादा फैल जाते हैं, तो वैसे कंडीशन आपातकाल घोषित किया जाता है। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, कभी ऐसा घटना ना घटे, लेकिन ऐसा घटना घट जाता है, कभी घट जाते हैं कि वहां पर मतलब ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। और हमला इस प्रकार से, मतलब कि वो जो युद्ध चल रहा है ना, आपसी विवाद जो चल रहा है, उसका सीमा विवाद चल रहा है, काफी बड़े लेवल पर हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। आपातकाल घोषित करने का सिर्फ एक ही वजह रहता है कि हम बाकी सब कानून पर अभी ध्यान नहीं देंगे, क्या देश में चल रहा है क्या नहीं, हमारा देश सर्वोपरि होना चाहिए, देश सर्वप्रधान होना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम देश को देखेंगे, देश का बचाव सर्वप्रथम करेंगे। तो वैसे समय इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती है, और केंद्र सरकार केवल उस समस्या का समाधान कर। तो वैसे कंडीशन इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, ताकि हम कल जो भी कानून है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे कि देश के अंदर क्या चल रहा है, हमको नहीं मालूम, जो पूरा राष्ट्र जो तो वैसे कंडीशन इमरजेंसी जो घोषित कर दी जाती है, तो ताकि जो युद्ध चल रहा है, जो है ना, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्कों ने जो हमला किया, उस हमले को किसी भी तरह से शांत किया जाए, है ना, उसका शांत किया जाता है, ताकि ज्यादा फैल ना जाए, युद्ध फैल ना जाए। तो वैसे कंडीशन इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। तो इमरजेंसी के समय सारी शक्ति केंद्र के पास आ गई है।
तो आप देखो संघात्मक प्रणाली केंद्र सरकार अलग होगा, राज्य सरकार अलग होगा, लेकिन आपातकाल के समय सारी शक्ति केंद्र को दे दी गई है, तो वहां एकात्मक शासन प्रणाली देखी जाती है। तो इसी को बोला संघात्मक नहीं अर्ध संघात्मक है, कंप्लीटली संघात्मक नहीं अर्ध संघात्मक है। तो यही जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन कि यदि संघीय संविधान हमारे संविधान का प्रबल आधार है, फिर भी भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ, व्याख्या करें। आप उन पहलुओं को लिखोगे, आप उन टॉपिक को लिखते जाओगे कि बताओ देखो हमारा भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है एक संघीय संविधान, उसकी विशेषता लिखोगे। मैंने यहाँ क्या बताया था कि संविधान के मूलभूत तत्व क्या, तो यहाँ भी वैसे ही करना है। जो भारत का जो संघीय संविधान उसका विशेषता करना है, और सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या बताना, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है कि देखो संघात्मक होते हुए एकात्मक। एग्जांपल जैसे कि आपातकाल के समय जब घोषित कर दिया जाता है, जैसे आपातकाल जब जैसी इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है, अर्थात वहां एकात्मक देखने को मिलता है। इसी को तो बोलते हैं अर्धसंघात्मक, संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक। तो यहाँ क्या व्याख्या करना है, तो पहले संघीय संविधान की विशेषता करना, सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि अपशिष्ट सूची है ना, और जो संघ सूची है 100 विषय पर कानून बना रहा है, जो राज्य सरकार है केवल 57 विषय पर कानून बना रहा है, 57 विषय पर कानून बना रहा है। अपशिष्ट सूची पर बनाने का अधिकार किसको, केवल केंद्र सरकार बना सकती है। अब बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो राज्य सरकार कानून, मतलब राज्य सरकार को जो कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया केवल राज्य सरकार बनाती है। वैसे भी कंडीशन में क्या देखा जाता है कि केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के कानून बना दिए जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखना है, वैसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट यहाँ पर लिखते जाना है ना, पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाना है, और इसमें एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नो आपको प्रॉब्लम समझ, आपको टेंशन नहीं लेना, आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। केवल मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेन किया कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाह रहा है। इस लेक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, मतलब कैसे व्याख्या करना है। तो आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखो संघात्मक शासन प्रणाली, तो इसको देखो पहले हम संघात्मक शासन प्रणाली देखेंगे कि भारत में संघात्मक संघीय प्रणाली कैसी है। उसके बाद हम इसको देखेंगे किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से भारत का संविधान केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए अर्धसंघात्मक अर्थात एकात्मक है। तो देखो संघात्मक शासन प्रणाली, इस शासन प्रणाली कई स्वतंत्र राज्यों आपसी समझौते के तहत निर्मित होते हैं। देखो आपसी ये कब की बात की जा रही है, देखो कि एक प्रश्न उठता है, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि संघात्मक शासन प्रणाली, भारत का जो शासन प्रणाली आखिर संघात्मक ही क्यों नहीं है। परिसंघात्मक मैंने आपको बताया ना, कॉन्फेडरेशन सिस्टम है ना, एकात्मक भी तो हो सकता था, संघात्मक तो है ही, एकात्मक भी तो हो सकता था, परिसंघात्मक भी तो हो सकता था। ये क्वेश्चन उठना चाहिए मन में। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन नहीं उठा तो आप समझो कि बढ़िया से पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन उठना चाहिए। तो संघात्मक है लेकिन एकात्मक क्यों नहीं, परिसंघात्मक क्यों नहीं। तो थोड़ा इतिहास में जाते हैं। जिस समय भारत की जो आजादी हुई थी, देखो भाई पहले थे 1947 में जब भारत को आजादी दी गई थी, तो उस समय ये उत्तरी भारत हो गया, दक्षिणी भारत। तो उस समय भारत में जो छोटे छोटे प्रांत थे, आज के डेट में वो राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो उस समय जो देसी रियासतें थी, छोटी छोटी जो प्रांत थे वो अलग अलग हिस्सों में बैठे थे। देखो यहाँ जूनागढ़ हो गया, यहाँ हैदराबाद हो गया, और यहाँ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक राजा थे, हरि सिंह। एक जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया। इन तीनों का क्या समस्या थी, जिस समय भारत को आजादी मिली थी 1947 में, तो उस समय सरदार पटेल थे। उन्होंने कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया अपने देश को एक करने में, एकता करने में। ऐसे नहीं सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आज समझ में आया कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। जिस समय 1947 में भारत को आजादी मिली थी, तो उस समय जो छोटे छोटे प्रांत थे जो आज की डेट में राज्य कहलाते हैं, तो उस समय छोटे छोटे प्रांत अलग अलग हिस्सों में बैठे थे। और समस्या क्या थी, बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो कहना चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते, पाकिस्तान से मिलना चाहते, और कुछ ऐसे प्रांत थे जो बोलते थे कि हमें अलग स्वतंत्र देश घोषित करना है, एक अलग से अपना देश घोषित करना है। तो उस समय बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है, कोई बोल रहा था कि हमें अलग देश घोषित करना है। तो यहाँ पर एक प्रांत था, यहाँ पर एक जूनागढ़, एक हैदराबाद। जूनागढ़ देखो पाकिस्तान इस इलाके में, और ये जूनागढ़ है, ये हैदराबाद है। सोचो इधर और इधर भारत में रहना चाहता है, अर्थात ये भारत की भूमि है, ये भी भारत की भूमि है। लेकिन जो हैदराबाद है ये कह रहा था कि मुझे किसके साथ रहना, पाकिस्तान के साथ रहना है, मुझे पाकिस्तान के साथ मिलना है। अब देखो ये किस तरीके से संभव हो पाएगा कि यहाँ भी भारत है, यहाँ भी भारत है, यहाँ भी भारत है, यहाँ भी भारत की भूमि, और जो ये हिस्सा हैदराबाद का जो हिस्सा ये बोल रहा है कि मुझे पाकिस्तान के साथ रहना है। सेम समस्या यहाँ जूनागढ़ के साथ हो रहा था, जूनागढ़ भी ये कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान के साथ रहना है। तो ये सारी समस्या देखने को मिल रहा था। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर जो राजा वहां थे, हरि सिंह राजा थे, उनका क्या था, उनका कहना था कि मुझे एक अलग देश घोषित करना है ना। जम्मू कश्मीर का क्या समस्या थी कि मुझे एक अलग देश घोषित करना है, मुझे एक अलग स्वतंत्र देश घोषित करना है। तो और भी इसके ये तो खैर 3 मेन मुद्दे हो गए थे, 3 प्रमुख समस्या थी। इसके अलावा और भी बहुत छोटे प्रांत थे जो ये कहना चाह रहे थे कि कुछ कहना था कि हमें अलग स्वतंत्र देश घोषित पाकिस्तान के साथ मिलना।
तब बहुत सारी ऐसी समस्या थी। तो सरदार पटेल जी ने बहुत अच्छा से अपने वहां पर कूटनीति को प्रयोग किया। उन्होंने बुद्धि के प्रयोग से लालच दे किसी को, मतलब अपने सब विवेक अपने बुद्धि लगा करके और किसी को लालच दिए, और जो लालच पे भी नहीं माना, कहते हैं कि लातों को बहुत बातों से नहीं मानते, किसी को डरा के धमका करके, है ना, इस तरीके से भारत में मिला लिए सरदार पटेल जी ने। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रांत थे वो अलग अलग हिस्सों में बटे थे। तो इनकी समस्या क्या थी, भारत दो, सरदार पटेल का क्या था कि हमें एकता रहना है ना, वो सारे सारे प्रांतों को एक करके एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। सरदार पटेल की ऐसी विचारधारा थी कि सारे प्रांतों को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे समस्या थे उनको मिल रहा था कि देखो छोटे छोटे प्रांत थे, वो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, स्वतंत्र देश घोषित करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना विवेक बुद्धि का प्रयोग कर करके, जो किसी को लालच दे करके, जो लालच से भी नहीं माने और उनको जो बातों से सहमत नहीं थे, तो थोड़ा बलपूर्वक, है ना, कहते लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, तो बलपूर्वक किसी को लालच दे करके, किसी को मतलब अपनी बातों से मनवा करके सारे छोटे छोटे प्रांतों को भारत में मिला लिया और एक राष्ट्र का निर्माण कर लिया। लेकिन समस्या केवल तीन प्रांतों का, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन तीनों को एक अलग से मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, जब मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको, जब मैप पढ़ाऊंगा इंडियन मैप, तो अच्छे से मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। अब बस अभी इतना समझिए कि ऐसा समस्या देखने को मिल रहा था। तो सरदार पटेल जी ने अपने विवेक बुद्धि प्रयोग करके, थोड़ा लालच दे करके किसी प्रांत को अपना, किसी को बलपूर्वक सारे राष्ट्रों को, सारे प्रांतों को एक कर करके ना, एकता कर करके एक राष्ट्र का निर्माण किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सरदार पटेल एक लोक पुरुष है। कैसे पुरुष है? लोक पुरुष। तभी इनको उपाधि दी गई थी लोक पुरुष। ऐसा नहीं कहा जाता। उस समय कितनी बड़ी चुनौती होगी कि उस समय 1947 में ऐसे कगार पे हम लोग आजादी दी गई थी, खाने तक के हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी थी उस समय ऐसे समस्या देखने को मिल रहा था। जूनागढ़ बोल रहा पाकिस्तान के साथ जाना, हैदराबाद बोल रहा पाकिस्तान के साथ मिलना, और ये जम्मू कश्मीर हरि सिंह बोल रहा कि हमको अलग देश घोषित करना है। तो ऐसा संभव नहीं। अगर, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे भी प्रांत थे जो अलग देश घोषित करना चाहते थे। तो वैसे कंडीशन पे सोचो सरदार पटेल कितना एक चुनौती का कार्य रहा होगा, कितना चुनौती बड़ा मतलब काम रहा होगा कि उन्होंने पूरा अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर करके सारे प्रांतों को एक किया और एकता का निर्माण किया, अर्थात राष्ट्र का निर्माण किया। अब यहाँ से बात होती है, यहाँ से थोड़ा सा अपना विवेक का प्रयोग करो, अपना बुद्धि का प्रयोग करो कि देखो भारत की जनसंख्या तो नो डाउट पहले से जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल भी छोटा मोटा क्षेत्रफल है नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल। आज के डेट में देखो 28 राज्य है, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो इसके पिछले सेशन में आपको बड़ा खूबसूरत से एग्जांपल दिया था कि मतलब जिसके परिवार में 5-6 मेंबर है और कमाने वाला व्यक्ति एक है, तो 5 मेंबर रखिए, 5 मेंबर कमाने वाला एक व्यक्ति है। और दूसरे तरफ देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि तो कंपेयर जब भी किया जाता है तो दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति की खूबसूरती बता रहे, विशेषता बता रहे, तो ये अपने आप में एक झूठ बात है। जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है, खूबसूरती बताई जाती है, तो किसी से कंपेयर करके बताई जाती है। तो मैं बात कर रहा था किसी परिवार के 5 सदस्य, उस परिवार में 5 सदस्य, सेकंड की ओर देखते हैं तो 10-12 सदस्य, दोनों में कमाने वाले एक ही व्यक्ति, तो ज्यादा विकास किसका होगा? जिसमें कम मेंबर है। तो ठीक इसी प्रकार से इनकी जनसंख्या ज्यादा थी, क्षेत्रफल ज्यादा था। तो एकात्मक शासन प्रणाली क्या बना कि एक सरकार, जहां एक सरकार हो केंद्र स्तर पर, वो एकात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक में राज्य सरकार भी हो गया और केंद्र सरकार भी हो। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठेगी, अपना केंद्र लेवल की है वहां के कानून बनाएंगे, और राज्य सरकार अर्थात जो 28 राज्य है 28 सरकार बनेगी। हर एक राज्य में मुख्यमंत्री होगी, 28 राज्य में सरकार बनेगी। तो जहां क्षेत्रफल ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है, वहां दो सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली की आवश्यकता पड़ेगी। तो एकात्मक तो समझ में आ गया कि एकात्मक क्यों नहीं होगा यहाँ इस देश में, क्योंकि देखो जनसंख्या ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो एकात्मक ठीक से लागू नहीं हो सकता। संघात्मक इसलिए होगा क्योंकि हाँ, दो सरकार की आवश्यकता पड़ेगी ताकि अच्छे से नेतृत्व किया जा सके, है ना, ताकि जो छोटे छोटे प्रांत है, जो छोटे छोटे इलाका, छोटे छोटे क्षेत्रफल है, उनकी क्या समस्या, वो किस आधार पर, मतलब क्या कानून मांगते हैं, किस आधार पर कानून चाहते हैं, है ना, किस पर वो न्याय चाहते हैं, क्या उनको क्या आवश्यकता है, क्या उनकी क्या जरूरत है, कैसे पता चलेगा केंद्र सरकार पे? भाई राज्य इतना बड़ा है, स्टेट बोले तो राज्य, पॉलिटी की भाषा में राज्य मतलब देश, राष्ट्र। तो देश इतना बड़ा है, तो कैसे नेतृत्व, कैसे प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? देखा तो होगा नहीं, लोगों का क्या डिमांड है, उनका क्या, उनकी आवश्यकता, इच्छा है। तो इसीलिए संघात्मक की आवश्यकता पड़ी, जहां क्षेत्रफल ज्यादा है, जहां जनसंख्या ज्यादा है। एक और बात है, परिसंघात्मक कॉन्फेडरल सिस्टम भी है, तो उसको क्यों नहीं अपनाया गया? संघात्मक समझ में आ गया, एकात्मक समझ में आ गया। तो परिसंघात्मक में पहले यूएसए, अमेरिका भी इस पर आधारित था, कॉन्फेडरल सिस्टम पर आधारित था। परिसंघात्मक एक यूएसएसआर, सोवियत संघ बोलो, सोवियत संघ, जो आज की डेट में सोवियत संघ से मतलब अनेक राज्यों में टूटा, अनेक देशों में सोवियत संघ टूटा, और उनमें से एक देश निकला रूस। देखो सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश था रूस। जो सोवियत संघ, जो यूएसएसआर जब टूटा ना, टूटने के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो रसिया बना, रूस बना। तो यूएसएसआर से ही रसिया टूटा था, रूस टूटा था। तो देखो यूएसएसआर और यूएसए अर्थात अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ, उसका जो सिस्टम था, है ना, जो उसका जो शासन प्रणाली थी, परिसंघात्मक थी। परिसंघात्मक में क्या होता है ना कि देखो हर एक प्रांत, हर एक राज्य अपने पास स्वतंत्रता होती है, उनके पास स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि जब मर्जी जब चाहे वो अलग हो सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होता, किसी प्रकार का प्रेशर दबाव नहीं होता। तो क्या करते हैं, 4-5 प्रांत मिलकर करते हैं, 4-5 राज्य मिल करके, प्रांत कह लो या राज्य कह लो या अपने देश कह लो, जो आपको समझने की कोशिश कीजिए। तो लोग आपसी समझौते करके, 4-5 देश मिलकर आपसी समझौते कर करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, परिसंघ का निर्माण करते हैं। और
कि और जो केंद्र स्तर पर एक सरकार बनाते हैं, केंद्र स्तर पर सरकार बनाते हैं, लेकिन उनके पास केवल दो ही शक्तियां दी जाती है, एक सुरक्षा की, है ना, एक आंतरिक सुरक्षा की, ताकि कोई विदेशी आक्रमण न किया जा सके, और दूसरा नंबर विदेश नीति, अर्थात विदेशी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उनके क्या नियम कानून, विदेश के क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नीतियां होनी चाहिए। तो दो शक्तियां दी जाती है कानून बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को दो शक्ति दी। किसमें? परिसंघातों में बात कर रहा हूँ, परिसंघातों में केंद्र सरकार बना दिया गया, उसको दो शक्ति दी जाती है। एक शक्ति विदेश नीति बना लो भाई आप, और हमारी सुरक्षा कर लो, आंतरिक सुरक्षा कर लो, ताकि कोई विदेशी आक्रमण ना कर पाए। तो केवल दो शक्ति दी जाती है, इसके अलावा दो चार और अन्य शक्ति दी जाती है। कंप्लीटली केंद्र सरकार अपने अपने शक्तिशाली नहीं रहता है। और समस्या क्या, परिसंघात में अगर कोई जो आपस में जो मिल करके एक प्रांत का निर्माण, जो आपस में प्रांत मिल करके एक देश का निर्माण किया, एक राष्ट्र का निर्माण किया, वो जब मर्जी जब चाहे वो अलग हो सकते देश से। तो समस्या क्या थी, इसी को बोला गया था कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। विनाशी संगठन अर्थात जो राष्ट्र का निर्माण किया गया, जो परिसंघ का निर्माण किया, उसको विनाश किया जा सकता है, अर्थात तोड़ा जा सकता है। तो यही समस्या की वजह से यूएसए भी एक परिसंघ था, और यूएसएसआर भी एक परिसंघ था, कॉन्फेडरल सिस्टम था, और अंततः यूएसए भी टूटा और यूएसएसआर भी टूटा। जब यूएसएसआर टूटा तो 13 अलग अलग स्टेट में टूटे थे, उसमें 13 अलग अलग प्रांत थे, और यूएसएसआर अलग अलग देशों में टूटा, बहुत सारे देशों में टूटा। उसमें से एक देश निकला जो सबसे बड़ा देश था, रसिया। तो भारत को ये शासन प्रणाली समझ में आ गया था कि अगर हम सोचो, एक तो पहले से ही समस्या थी, क्या समस्या थी कि ये भाई अलग बोल रहा कि मैं अलग देश होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हरि सिंह बोल रहे हैं, हिंदू राजा थे, वो बोल रहे कि अलग देश होना चाहिए। जूनागढ़ अलग पागल था पाकिस्तान की ओर, और ये हैदराबाद, वो तो उसका तो कहानी अलग है, ये भी पागल था पाकिस्तान की ओर कि भाई मुझे पाकिस्तान। सोचो, कल्पना करो ना यार, यहाँ भारत है, यहाँ भारत है, यहाँ भारत की भूमि, यहाँ अब कैसे यहाँ से आएगा, कैसे संभव कि वायुयान के माध्यम से ये जलमान कैसे ये जाएगा पाकिस्तान में, यहाँ बोले कि मुझे पाकिस्तान के साथ मिलना है। तो ये समस्या पहले से थी, ये समस्या पहले से थी कि मुझे एक अलग देश को घोषित करना, मुझे एक अलग देश निर्माण करना। कि माउंटबेटन ये बोल के गया था कि देखो क्यों हम, देखो बड़ा राजा बनने से बेहतर है कि बड़े राजा के यहाँ नौकर बनने से बेहतर है, कहावत है ना, बड़े राजा के यहाँ नौकर बनने से बेहतर है कि छोटा सा राजा अपना खुद बन जाओ। बड़े के यहाँ मतलब बड़ा नौकरी करने से बेहतर है कि छोटा मोटा कोई अपना बिजनेस खड़ा कर लो, छोटा मोटा राजा बन लो। तो इन लोगों को माउंटबेटन बहका के गया था। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रांत थे जो अपना देश घोषित करना चाहते थे। कल्पना करो, अगर परिसंघात्मक अगर शासन प्रणाली यहाँ लागू कर दी जाती, अगर सरदार पटेल कहते कि परिसंघात्मक को शासन प्रणाली को यहाँ लागू कर दिया जाए, तो क्या होता। परिसंघात्मक क्या विशेषता है कि केंद्र सरकार होगा, केवल उसके पास दो ही शक्ति होगी, लेकिन अगर प्रांत को चाहेगा अपने इच्छा अनुसार तो वो अलग हो सकता है। तो पहले से ये चाहते थे यार कि हमारा एक अलग देश घोषित होना चाहिए। तो सरदार पटेल जो उनकी जो विचारधारा थी कि सारे एक होना चाहिए, एकता में, मतलब एकता में शक्ति है, सारे को एक, मतलब सभी प्रांतों को एक करना चाहते थे, एक राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते, एक यूनियन खड़ा करना चाहते थे, यूनियन बनाना चाहते थे, संघ बनाना चाहते थे। क्या उनका विचारधारा सक्सेस हो पाता, सफल हो पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परिसंघात्मक को तो ये बताता ही है कि प्रांत को शक्ति दी जाती है कि जब चाहे अलग हो सकता है। तो ये संभव नहीं था। उस समय जो संविधान बना रहे थे तो बोले कि नहीं, परिसंघात्मक अप्लाई करना, लागू करना उचित नहीं है। एकात्मक कर सकते, लेकिन इसीलिए नहीं कर सकते कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है ना। लेकिन अप्लाई क्या लागू किया, क्या अपनाया गया? संघात्मक शासन प्रणाली। भारत को जो शासन प्रणाली किसे अपनाया गया? संघात्मक शासन प्रणाली। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में भी एक राज्य सरकार होता है, एक केंद्र सरकार होता है। सोचो, कल्पना करो, उसमें भी दोनों केंद्र के पास भी शक्ति है और राज्य के पास भी शक्ति है। सोचो, संघात्मक शासन प्रणाली को तो अपना लिया भारत ने, तो राज्य के पास भी शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है। लेकिन जब सोचो ऐसी घटना घट रही है, ऐसी समस्या घट रही है, जो प्रांत, जो राज्य वो चाह रहे कि एक अलग देश घोषित होना चाहिए, तो वैसे कंडीशन में अगर राज्य को हल्की फल्की भी शक्तियां दे दी जाती है ना, तो वो मतलब अपने से ना, अपने औकात से बाहर आ जाते हैं। इसको बोला जाता है ना कि हल्की शक्तियां मिली नहीं, वो अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो वैसे कंडीशन पे जो संविधान बना रहे थे ना कि देखो हम लोग भले ही अपनाएंगे संघात्मक शासन प्रणाली, लेकिन कुछ मामलों में देखा जाएगा कि एकात्मक की ओर झुकाव कर देंगे। अगर ऐसा समस्या नहीं देखने को अगर मिलेगा, अगर ऐसा सिस्टम नहीं अपनाते, मतलब कि कुछ ऐसे मामले थे कि संघात्मक होगा, कुछ ऐसे मामले होंगे केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएंगे। अगर सारी शक्ति अगर राज्य को दे दी जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे कि अपना एक अलग देश घोषित करने की अपना मांग करने लग जाएंगे, वहां विवाद होने लग जाएगा, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि ये राज्य बोल रहा है ना, ये यहाँ पे जो राज्य बोल रहा है कि अपना एक अलग देश होना चाहिए, जो यहाँ राज्य बोला है कि अलग देश घोषित होने, क्योंकि इनके पास शक्ति आ गई ना। तो उस समय जो संविधान बना रहे थे तो उसमें सोचा कि संघात्मक शासन प्रणाली अप्लाई करो, इसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी, लेकिन राज्य सरकार को थोड़ी बहुत शक्ति दो, ज्यादा शक्ति मत दो। अधिकतर शक्ति किसे देना चाहिए? केंद्र को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? अगर राज्य को दे दिया जाए तो जो सरदार पटेल ने जो उनकी जो विचारधारा थी कि सबको एक करना, वो एक हो ही नहीं सकता था यार। देखो राज्य के पास शक्तियां, तो आपके पास, आप सोच रहे हो कि फलाने व्यक्ति के पास मुझे उसको मारना है, आपके पास नो डाउट आपके पास खूब शक्तियां है ना, आपके बाहों में, आपके भुजा में बहुत बल है। लेकिन सोचो आपको एक पिस्टल दे दिया जाए, बंदूक दे दिया जाए, हालांकि पता उसके पास परमाणु बम है, लेकिन आप कोशिश करोगे कि नहीं करोगे उसे मारने के लिए? आपको उससे दुश्मनी है। तो ठीक ऐसे ही थोड़ा सोचने की, थोड़ा समझ दो, अपना पॉलिटिक पढ़ो तो थोड़ा सा अपना माइंड को ना फ्रेश करो और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। ये सब जो विषय पॉलिटिक विषय ना, थोड़ा सोचने समझने वाली विषय। अगर राज्य के पास अथाह शक्ति दे दी जाए, तो क्या वो लोग नहीं चाहेंगे कि प्रांत अलग घोषित कर ले, अलग देश घोषित कर ले? बिल्कुल चाहिए।
तो उस समय जो संविधान बना रहे थे, देखो शासन प्रणाली राज्य को भी शक्ति देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जो कुछ ऐसे कानून होंगे जो राज्य सरकार नहीं बनाएंगे, उस विषय पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएंगे। तो इस आधार पर देखने को मिलता है कि संघात्मक शासन प्रणाली है, केंद्र भी है राज्य भी है, दोनों को शक्ति दी गई, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम शक्ति किसे दी गई? केंद्र की ओर, है ना, केंद्र को शक्ति दी गई, केंद्र सरकार को शक्ति दी गई। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब आपातकाल का जब घोषित किया जाता है तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है। सोचो आपातकाल का समय कुछ ऐसे नियम कानून अप्लाई करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार बोले ये कानून हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, थोड़ा विवाद हो सकता। अब बताओ आपातकाल का समय विदेशी आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, उस हमले को शांत करेंगे केंद्र सरकार करेंगे कि राज्य की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको देखेंगे? तो उस समय राज्य सरकार सभी राज्यों की शक्ति निलंबित कर दी जाती है, सारी शक्ति केंद्र सरकार को दे दी जाती है। सोचो कल्पना करो, संविधान बना रहे थे, आज के डेट में आप बोल सकते हो आप लोग बहुत जीनियस हो, ब्रिलियंट हो, लेकिन उस समय 1947 की बात मैं बता रहा हूँ, जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था ना, 26 जनवरी 1949 और 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ये बात है 1950 ईस्वी की। सोचो उस समय कितना बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, कितना बुद्धिमान व्यक्ति थे कि समय हमारे जो संविधान बना रहे, जो हमारे जो शासन प्रणाली जो हमने संघात्मक जो इंप्लीमेंट किया, लागू किया, इसमें जो अपनाया है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये सब समस्याएं देखने को मिलेगी। तो पहले बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने समस्या को समाधान कर दिए थे। 1950 की बात करो, आज आप ब्रिलियंट हो, आज आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करना आता है, 5G 6G आपको यूज करना आता है, इंटरनेट चलाना आता है। 1950 इसमें सोचो, कल्पना करो कि उस समय संविधान बना रहे थे, उसमें फ्यूचर को किस तरीके से, है ना, देखे थे कि फ्यूचर में ऐसे आने वाली समस्या, ऐसा भारत ऐसा समस्या को देखेगा। तो पहले समस्या को समाधान किए थे संविधान के माध्यम से कि संघात्मक शासन प्रणाली होगा, लेकिन राज्य को सारी शक्तियां नहीं दी जाएगी, बहुत नाममात्र शक्तियां दी जाएगी। कब? जब ऐसी परिस्थितियां देखी जाएगी। हालांकि राज्य के पास भी शक्ति है, लेकिन ज्यादा शक्ति किसी दी गई? केंद्र सरकार को दी गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देखो संघात्मक है लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव, अर्थात केंद्र सरकार की ओर झुकाव। इस आधार पर कह सकते हो कि देखो भारत का शासन प्रणाली संघात्मक होते हुए अर्थसंघात्मक है। अब थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट को देख लेते हैं। इस प्रणाली में कई स्वतंत्र राज्यों आपसी में समझौते करके, किंतु इस समझौते में भाग लेने वाले स्वतंत्र राज्य के पास ये अधिकार नहीं होता कि संघ से अलग हो जाए, अलग होने की फैसला कर सके। मैंने आपको पहले बताया था कि संघात्मक शासन प्रणाली को जब बना दिया जाता है तो उसे चाह करके भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन परिसंघात्मक में जब मर्जी जब चाहे अलग हो गए। लेकिन संघात्मक ऐसा बना नहीं है, संघ में आ गए। जैसे कि आप अनुच्छेद 2 पढ़ोगे तो अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है कि एक विदेशी राज्य था, है ना, सिक्किम विदेशी राज्य था, तो उसको एक संशोधन के माध्यम से 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल कर दिया गया, अर्थात संघ में शामिल कर दिया गया। क्या सिक्किम कितना भी नाक रगड़ ले, क्या भारत देश से अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत किसे फॉलो करता है? कौन सा शासन प्रणाली? संघ शासन प्रणाली, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली है। तो ये कह रहा है कि इसमें चाह कर अलग हो जाए, ये अलग होने की कल्पना कर पाओ, ये फैसला कर पाओ, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। चलो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, हल्का हल्का रिविजन करके आगे बढ़ते हैं। संघात्मक प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होती है। मैंने आपको बताया संविधान की सर्वोच्चता होती है। और भाई संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी तो कैसे आप डिसाइड कर पाओगे कि केंद्र सरकार के पास ये शक्ति होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास ये शक्ति होनी चाहिए? आप सोचो, कल्पना करो, संविधान है लेकिन संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान मानने वाले व्यक्ति नहीं है, संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद शब्द आ रहा है ना, इसलिए कहता हूँ पिछला सेशन देखो, ऑटोमेटिक अगर यहाँ पर जंप मारोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान को मानने वाले व्यक्ति अर्थात संविधानवाद है। और जहां संविधानवाद है तो संविधान को मानने वाले, तो देखो संविधान में तो वर्णन है कि केंद्र सरकार की क्या शक्ति होनी चाहिए, राज्य सरकार की क्या शक्ति होनी चाहिए। संविधान लेकिन संविधान को मानने वाले नहीं, संविधानवाद ही नहीं है, तो आपस में मतभेद होगा कि नहीं? आपस में लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समस्या होगा कि नहीं होगा कि जो ये पुराना जो विषय इस पर मैं कानून बनाऊंगा? केंद्र सरकार बोलेगी नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है, तुम नहीं बना सकते। संविधान क्या बोलेगा? देखो बाबू, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है, इस विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इस विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। 7वीं अनुसूची में क्या बना है? संघ सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में 57 विषय है और संघ सूची में 100 विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार बना सकती है। तो संविधान में यह वर्णन रहता है कि राज्य सरकार इन विषय पर कानून बनाएगी, केंद्र सरकार इन विषय पर कानून बनाएगी। इसीलिए जहां संघात्मक शासन प्रणाली होती है, अर्थात जहां दो सरकार होती है, दो सरकार के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, किसी प्रकार से विवाद ना हो जाए, वहां संविधानवाद होता है, अर्थात संविधान को सर्वोच्च होता है। जब संविधान को सर्वोच्च होगा तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाएगा, ताकि दोनों में विवाद होगा, उन दोनों विवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो विवाद होगा तो उन समस्याओं का निपटारा कर सके। इसलिए वहां न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। पॉलिटिक्स बोलते हुए कितना कठिन, देखो कितना आसान है, बस आपको थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए। तो संघात्मक शासन प्रणाली संविधान की सर्वोच्चता होती है। जब संविधान सर्वोच्चता होगा तो जब संविधान को सर्वोच्च माना गया तो अर्थात संविधानवाद होगा, तो ऑटोमेटिक कहा जाएगा भाई न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाएगा, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होगा। संविधान सर्वोच्च ना हो तो संघ और राज्य के बीच में समझौता विश्वसनीय नहीं रह जाता, अर्थात दोनों के बीच में विश्वास नहीं रह जाता कि दोनों विश्वास करेंगे कि फलाने विषय पर ये कानून बनाएंगे, फलाने विषय पर ये कानून, आपस में विवाद हो सकता है, समस्या हो सकता है। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका को स्वतंत्र और संविधान के व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। देखो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, कभी कभी संविधान की व्याख्या क्या कह रहा है? न्यायपालिका सर्वोच्चता होती है, संविधान की व्याख्या, तो कभी कभी इनको संविधान की व्याख्या करनी पड़ती है कि देखो
जो ये विषय है ना केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। ये जो विषय है ना इस विषय पर केवल कानून केंद्र सरकार ही बना सकती है और ये विषय केवल राज्य सरकार ही बना सकती है इस विषय पर कानून। तो कभी कभी न्यायपालिका सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट सामने आती है, उस कानून को उस संविधान को व्याख्या करती है, इसलिए संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अब देखो उसकी समुचित व्याख्या को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, उन विवादों को सुलझाने के लिए न्याय के सर्वोच्चता सिद्धांत को मानना अनिवार्य हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने पढ़ा दिया, हल्का हल्का रिवीजन में कर रहा हूँ मैं। बस टॉपिक यही था कि संघात्मक है शासन प्रणाली, लेकिन कहीं कहीं एकात्मक की ओर देखने को मिलता है, एकात्मक जैसी प्रणाली देखने को मिलता है भारत में, अर्थात संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक है। भारत का जो शासन प्रणाली है संघात्मक है, नो डाउट संघात्मक है, लेकिन कहीं कहीं पर अर्धसंघात्मक के रूप में देखा जाता है, एकात्मक की ओर झुकाव देखने को मिलता है। तो इस पर विवेचना कर, इस पर व्याख्या करें, तो इसी पर मैंने जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं मैंने इस पॉइंट को लिखा, उस पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारत को शासन प्रणाली संघात्मक है। संविधान में वर्णन है कि संघीय प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत का संविधान ये शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन कहीं कहीं पर एकात्मक की ओर मतलब केंद्र सरकार की ओर झुकाव मिलता है। उसी को बोला कि संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक है। तो वही पॉइंट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हालांकि मैं समझा दिया, जो मैंने थ्योरी लिखा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। ये शासन प्रणाली में डुअल सरकार होता है, डुअल गवर्नमेंट होते हैं, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, एक दूसरे के प्रति पूरक होते हैं। कारण एक ही संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए एवं संविधान कठोर होनी चाहिए। तो संविधान कठोर होना चाहिए। अगर संविधान लचीला है तो संसद क्या करेगी, संविधान को बदल देगी, और संविधान जब बदल दिया जाएगा तो राज्य सरकार की शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी, सारी शक्तियां केंद्र सरकार रख लेगा। तो कहीं ना कहीं ये निरंकुशता वाला गुण आ जाएगा, इसलिए संविधान को कठोर रखा जाता है। किसमें संघीय, जहां एकात्मक है, केवल एक ही सरकार है, तो वहां लचीला संविधान हो या कठोर संविधान कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही सरकार है, शासन एक ही व्यक्ति करेगा। जहां बात आती है दो, है ना, राज्य सरकार एक केंद्र सरकार, जब दो सरकार की बात आती है तो वहां संविधान कठोर होना चाहिए। तो जो लचीला संविधान होगा, मुलायम संविधान होगा, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, संसद क्या करेगा, राज्य सरकार की सारी मतलब अधिकतर शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी और सारी शक्तियों को अपने पास ले लिया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखा जाएगा कि निरंकुश जैसा गुण आ जाएगा। तो जब भी बात आती है संघात्मक शासन प्रणाली में, तो कठोर संविधान, तो समझने वाली बात है, कठोर संविधान क्यों, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान कठोर होता है, ऐसा क्यों, विवेचना करिए, व्याख्या करें। अब बताओगे कि वहां दो सरकार होती है, एक केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर। अगर कठोर की जगह मुलायम संविधान, कल्पना करो अगर कठोर की जगह मुलायम संविधान होगा, अर्थात नॉर्मल संविधान, जिसको बोला नॉर्मल संविधान है ना, कठोर संविधान या मुलायम संविधान होगा, लचीला संविधान होगा, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, संसद राज्य सरकार की सारी शक्ति संशोधन कर सारी शक्ति समाप्त कर दी जाएगी और सारी शक्ति ट्रांसफर करके केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। तो वैसे कंडीशन में निरंकुशता वाली जैसे गुण आ जाएगा, ना तानाशाही वाला गुण आ जाएगा, डिक्टेटरशिप इंग्लिश बोला जाता है, डिक्टेटरशिप, तो वैसा गुण आ जाएगा। तो इसीलिए संघात्मक शासन प्रणाली, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली में लोकतंत्र होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। जब लोकतंत्र है, संघात्मक शासन में लोकतंत्र भी है, तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए भाई, जनता का सरकार होना चाहिए। जनता सरकार, जनता जब सरकार बनाए, जब इलेक्ट कर रही है, चुनाव कर रही है, तो उनकी समस्या को सोल्यूशन करेगा भाई। जब जनता जहाँ इलेक्ट कर रही है, चुनाव कर रही है, तो उनके क्या इच्छा है, उनके क्या काम, मतलब क्या इच्छा है, उनकी क्या जरूरत है, उनकी जरूरत की पूर्ति भी करनी चाहिए, उनकी इच्छा को भी पूर्ति करनी चाहिए। तो केवल केंद्र स्तर पर जो सरकार होगा क्या इच्छा पूर्ति कर पाएगा भाई, भारत तो इतना बड़ा कैसे पूर्ति कर पाएगा। तो इसीलिए वहां दो सरकार की आवश्यकता पड़ती है, और दो सरकार की अलग अलग शक्तियां होती है, और दोनों में स्पष्ट रूप से शक्तियां पृथक होनी चाहिए, अलग अलग शक्तियां, अलग अलग बंटवारा होना चाहिए कि तुम्हारी ये शक्ति है, तुम्हारी ये शक्ति। उसके लिए क्या होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए। देखो इनकी क्या शक्ति है, इनकी क्या शक्ति है, ये किस विषय पर कानून बनाएंगे, ये किस विषय पर कानून बनाएंगे, ये कहाँ वर्णन होगा, कहाँ लिखा होगा, संविधान में तो वर्णन होगा ना, एक लिखित दस्तावेज में तो वर्णन होगा, लेकिन वहां मानने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तो फिर गड़बड़ वाली बात है ना। संविधान को मानेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ वाली बात है। तो संविधान होनी चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, और साथ ही साथ संविधान कठोर होना चाहिए, मुलायम नहीं, लचीला नहीं, संविधान कठोर होना चाहिए। अगर मुलायम होता तो फिर संविधान तो बदला जा सकता है। तो संविधान कठोर होनी चाहिए। साथ ही साथ संसद में दो सदन होने चाहिए, लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा किसके प्रतिनिधित्व होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, केंद्र सरकार, राज्यसभा राज्य के प्रति। लोकसभा में केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे और राज्यसभा में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे। संघात्मक शासन बड़े क्षेत्र वाले, अधिक जनसंख्या वाले, विविधताएं वाले पाए जाने में संभव हो पाता है। मैंने आपको पहले बताया संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ संभव होगा, जहाँ देश की जनसंख्या ज्यादा होगी, है ना, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और जहाँ विविधता ज्यादा होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, मतलब कि जाति के लिए, मतलब जाति के आधार पे, है ना, कास्ट के आधार पे, जब जहाँ विविधताएं पाई जाएगी, तो वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली संभव नहीं पाएगा, वहाँ संघात्मक शासन ही प्रणाली संभव हो पाएगा, जहाँ जनसंख्या ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा है। वही इसमें बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो शक्तिशाली केंद्र सरकार, संघ सूची 100 विषय पर सबसे ज्यादा विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। देखो यहाँ पर देखो क्या है, भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण। देखो भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन एकात्मक का भी लक्षण है। यहाँ से देखो एकात्मक लक्षण क्या, संघ सूची 100 विषय पर। संघ सूची बोले तो संघ जो है, संघ को बोला जाता है सेंटर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ को ब्रैकेट में लीजिए केंद्र, क्योंकि जब पॉलिटी पढ़ोगे तो यहाँ पर जैसे बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ केंद्र की जगह संघ शासित प्रदेश बोला जाएगा, संघ शासित प्रदेश। तो संघ बोलो या केंद्र बोलो, केंद्र सूची या संघ सूची, बात एक ही है। तो संघ सूची अर्थात केंद्र सरकार 100 विषय पर कानून बना रहा है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इन 52 विषय में केंद्र का कानून प्रभाव होगा। देखो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार व राज्य सरकार
दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। देखो केंद्र सरकार भी मिले, देखो एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में तो राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन संघ सूची अर्थात केंद्र सूची, तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन केंद्र व राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन इसमें केवल 52 विषय और संघ सूची तो संघ में दिया गया 100 विषय, केवल जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र स्तर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट 100 विषय पर कानून बनाएगी और समवर्ती सूची दोनों मिलकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसमें 52 विषय, अर्थात जो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे 52 विषय पर कानून बनाएंगे। लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा मानी जाएगी, प्रभाव किसका ज्यादा माना जाएगा, तो इन 52 विषय में केंद्र कानून का प्रभावी माना जाएगा। अर्थात जो केंद्र, अच्छा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो इस विषय पर कानून बनाएंगे उनका प्रभावी अर्थात उनका ज्यादा वैल्यू माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक राज्य सूची होता है, इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर राज्य सूची। राज्य सूची में 57 कानून, 57 अर्थात 57 विषय पर कानून बना सकती है राज्य सरकार। जो है राज्य सूची है जो राज्य सरकार, केवल क्या दो एक तरफ 57 विषय राज्य सरकार को जो शक्तियां दी गई केवल 57 विषय पर ही कानून बना सकती है। लेकिन जब बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार 100 विषय पर कानून बना रहे हैं। तो किधर ज्यादा मतलब किसको ज्यादा शक्ति दी गई है, ज्यादा शक्ति दी गई केंद्र सरकार को दी गई है। तो यहाँ पहला पॉइंट में दिखता है कि ज्यादा किसकी तरफ झुका हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ है। और राज्य सरकार कितने सूची पर कानून, कितने विषय पर कानून बना सकती है, 57 विषय पर ही कानून बना सकती है। लेकिन जब बात करते हैं समवर्ती सूची जो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं तो 52 विषय पर कानून बनाते हैं, लेकिन ज्यादा वैल्यू किसकी मानी जाएगी, केंद्र सरकार की वैल्यू मानी जाएगी। तो ये जो पहला पॉइंट है हमारा, तो पहले पॉइंट से क्या दर्शाता है कि देखो संघ सूची भी देखा तो ज्यादा शक्ति दी गई केंद्र सरकार को। जब बात करते हैं जब दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं तो किसकी ज्यादा वैल्यू मानी जाएगी, किसका जब प्रभाव ज्यादा माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। तो केंद्र सरकार को प्रभावी ज्यादा माना जाएगा, कानून प्रभावी होगा किसका हो, केंद्र सरकार का ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि देखो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की ओर शक्ति ज्यादा झुकाव है, ज्यादा शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को। तो यहाँ भी एकात्मक जैसे लक्षण दिखाई पड़ता है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकता अखंडता के लिए एकल नागरिकता अपनाई है, यहाँ अपनाई लिख लेना। एकल नागरिकता भारतीय संविधान एकता एवं अखंडता के लिए एकल नागरिकता अपनाई, जो कि यह दर्शाता है कि एकात्मक प्रणाली की ओर झुकी है। देखो एकात्मक शासन प्रणाली मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि उसमें एकल नागरिकता पाई जाती है। ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता ये संघात्मक शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली है या संघात्मक शासन प्रणाली है, तो ब्रिटेन में संघात्मक शासन प्रणाली है ना। ब्रिटेन में संघात्मक शासन प्रणाली, सॉरी एकात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात जो भी सरकार है केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार नहीं है। ब्रिटेन का संविधान में पढ़ोगे वहां का जब शासन प्रणाली का जानने की कोशिश करोगे तो वहाँ केवल एकात्मक शासन प्रणाली है, केवल केंद्र स्तर पर सरकार है। तो जो वहाँ नागरिकता है एकल नागरिकता है। ठीक उसी प्रकार जो भारत की जब हम देखते हैं, भारत में हम देखते हैं तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, नो डाउट भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ द्वि नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता क्या दर्शाता है, एकात्मक की ओर दर्शाता है। तो एकल नागरिकता किसकी विशेषता है, किसका लक्षण, एकात्मक का लक्षण है, क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली में ही एकल नागरिकता है। संघात्मक एकल नागरिकता परिभाषा में नहीं आता है, विशेषता में नहीं आता है। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता अर्थात द्वि नागरिकता पाई जाती है। तो यहाँ जब देखते हैं, आपने देखो कभी देखा कि कोई जो भारत का जो व्यक्ति है, सिटीजन है, नागरिक है, कोई बोलता है कि हम इस राज्य का नागरिक है, या फिर तो ये बोलते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, तो मैं भारतीय नागरिक हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ। तो एकल नागरिकता भारतीय संविधान एकता एवं अखंडता के लिए एकल नागरिकता अपनाई है, जो कि यह दर्शाता है कि एकात्मक प्रणाली को झुकी है। एकात्मक शासन प्रणाली में ये वर्णन है, क्योंकि जब संघात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ द्वि नागरिकता होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन भारत में क्या एकल नागरिकता। तो किसको दर्शा रहा है, एकात्मक की ओर दर्शा रहा है। एकीकृत न्याय प्रणाली, एक सर्वोच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत होते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो तो न्याय की जो एकीकृत न्याय प्रणाली है, अर्थात जो न्याय प्रणाली है केवल एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ भी एकात्मक जैसी प्रणाली देखने को मिलता है। आपातकालीन प्रावधान, जब आपातकालीन मैंने बताया था ना जिस समय इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, इस समय देखा क्या जाता है कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है। तो राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 ये सब है ना, ये पॉइंट करके आप लिख लेना अगर लिखना चाहो तो इस समय सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है। अर्थात ये अनुच्छेद मैंने यहाँ पर लिखा है, जब ऐसी समस्या आती है, राज्य आपातकाल आती है, वित्तीय आपातकाल आती है, और क्या आपातकाल आती है, एक राष्ट्रीय आपातकाल। देखो पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, एक हो गया राज्य आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। जब ऐसी समस्या जब आते हैं, ऐसे जब इमरजेंसी, आपातकाल को होता है इंग्लिश इमरजेंसी, जब ऐसी इमरजेंसी जब समय का जब सिचुएशन आता है तब सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है और राज्य की सारी शक्तियां निलंबित कर दी जाती है। कुछ शक्तियां रहती है, लेकिन जब बड़े लेवल का रहता है, जब इमरजेंसी जब रहता है, जो आपातकाल का सब उस पर परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि राज्य की सभी शक्तियां निलंबित किया जाता है या कुछ शक्तियां रहनी चाहिए। तो वैसे कंडीशन में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है और राज्य की सारी शक्तियां निलंबित कर दी जाती है, या कुछ नाम मात्र की शक्तियां रह जाती है राज्य की। कभी कभी कुछ शक्तियां रह जाती है, नाम मात्र शक्तियां रह जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति रहती है कि सारी शक्तियां निलंबित कर दी जाती है। तो इस समय सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, अखिल भारतीय सेवाएं IFS है, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है,
जो इनसे जो अधिकारी बनते हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार एवं नियंत्रित करती है। देखो जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे ना, जब आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, इंडियन फॉरेन सर्विस जो बोला जाता है, जब ऐसे सर्विस में आओगे तो आप राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं करोगे। हाँ, कार्य तो आप राज्य सरकार के अधीन ही करोगे, उनके अनुसार ही कार्य करोगे, लेकिन आपको नियंत्रण कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति पद है ना, आपको जो लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, है अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा, नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ही नियुक्ति करती है, और साथ ही साथ नियंत्रित कौन करती है, नियंत्रित कौन करती है, उसको निलंबित करना है ना, सस्पेंड करना कौन करती है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार कभी भी जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, कभी भी राज्य सरकार अर्थात मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री आईएएस को सस्पेंड निलंबित नहीं कर सकते। जो जब भी करेंगे तो कौन करेंगे, केंद्र सरकार करेगी। तो नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी और नियंत्रित भी केंद्र सरकार करती है। अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, नियुक्ति कौन करेंगे, केंद्र सरकार करेंगे, और नियंत्रित कंट्रोल कौन करेंगे, केंद्र सरकार ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो अखिल भारतीय सेवा, जो बड़े स्तर पर सेवा यूपीएससी जो कंडक्ट करती है, तो इनको नियुक्ति कौन कर रहा है और नियंत्रित कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। तो यहाँ भी एकात्मक जैसे सिस्टम यहाँ लक्षण दिखाई पड़ता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार, जो कि राज्य के प्रमुख होते हैं। तो जो एक राज्य के प्रमुख होते, एक जो डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट है, जैसे बिहार स्टेट हो गया, यूपी स्टेट हो गया, तो एक स्टेट के जो प्रमुख नेता होते हैं, है ना, प्रमुख जो व्यक्ति होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, केंद्र सरकार करते हैं। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। क्वेश्चन लिखे ना, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, केंद्र सरकार, संसद, है ना, न्यायपालिका, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो जहां भी आपको दिखेगा केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार पर टिक लगा देना। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो राज्य का प्रमुख होते हैं, उनका भी नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है, उनका नियुक्ति केंद्र सरकार कर रहा है। तो यहाँ पर भी एकात्मक जैसे लक्षण दिखाई पड़ता है, एकात्मक की ओर झुका हुआ है ना, केंद्र सरकार की ओर झुका हुआ है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, प्रमुख नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होता है। देखो निर्वाचन प्रणाली, प्रमुख नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होता है। और नोट, भारत एक संघीय संविधान है, भारत एक संघीय संविधान है जो कि एक मजबूत संघ की व्याख्या करता है। देखो भारत एक संघीय संविधान है जो क्या करता है, मजबूत संघ की व्याख्या करता है। देखो संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन मजबूत संघ की व्याख्या करता है। संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण मिलते हैं। जब देखो मजबूत संघ की जब बात आती है, तो मजबूत संघ तभी होगा जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे। और कभी कभी ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार की शक्तियां निलंबित कर दी जाए आपातकाल के समय। अगर उनके पास शक्ति रहेगी तो फिर जो भी समस्या, जिस समस्या की वजह से आपातकाल घोषित किया गया, इमरजेंसी घोषित किया, तो वो समस्या का समाधान ठीक रूप से नहीं हो सकता, समय पर नहीं हो सकता। तो वैसे कंडीशन एकात्मक जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं भारत के शासन प्रणाली में। इसीलिए दोनों शासन प्रणाली की आवश्यकता है। दोनों मतलब एकात्मक शासन प्रणाली नहीं है तो शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन लक्षण कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं लक्षण दिखाई पड़ते हैं एकात्मक शासन प्रणाली के। इसीलिए एक संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण मिलते हैं, किंतु कुछ परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। कुछ परिस्थितियों के अनुसार, जैसे कि इमरजेंसी, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना कि अनुच्छेद एग्जाम्पल भी बताया था कि देखो अनुच्छेद 356, 360 और 352, 325 के आपातकाल के समय 325 नहीं 352 होना चाहिए, सॉरी यहाँ लिख लो 300, राष्ट्रीय आपातकाल 352, मिस्टेक हो गया 352, और यहाँ 356, 360। तो ऐसे कंडीशन में आपातकाल इमरजेंसी जब घोषित कर दी जाती है, यहाँ नोट करके लिख लेना, सॉरी कभी देखो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, 325 लिखा था, लेकिन कभी कभी टाइपिंग इधर उधर हो जाता है, 352 लिख लेना। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार इमरजेंसी घोषित की जाती है राष्ट्रीय, मतलब केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र लेवल पर, और एक होता है राज्य आपातकाल, एक द्वितीय आपातकाल। तो वैसे कंडीशन जब इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, तो कैसे कुछ परिस्थितियों के अनुसार कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाती है तो इमरजेंसी घोषित करना पड़ता है। तो सारी शक्तियां राज्य स्तर की, जो राज्य सरकार की सारी शक्तियां निलंबित कर दी जाती है, या कभी कभी नाम मात्र की शक्तियां, कुछ शक्तियां दे दी जाती है, बाकी सारी शक्तियां निलंबित कर दी जाती है, और सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है, केंद्र सरकार के पास। तो वही बोल रहा है कि किंतु कुछ परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदला जा सकता है। और भारत एक संघीय संविधान है, याद रखना, एकात्मक नहीं है, संघात्मक ही है, संघीय संविधान है, लेकिन कहीं कहीं पर एकात्मक जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भारत एक संघीय संविधान, इसको मजबूत करने के लिए, मजबूत संघ बनाने के लिए संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। किसलिए, मजबूत बनाने के लिए, संघ को मजबूत बनाने के लिए। सरदार पटेल की क्या विचारधारा थी कि सभी को एक रहना, राष्ट्र का निर्माण अगर करना तो एक रहना। अगर राष्ट्र को सारी शक्तियां दे दी जाएगी तो फिर वो विचारधारा बढ़िया से लागू नहीं हो पाएगा। तो जो सरदार पटेल जो सोचते थे, उनकी जो विचारधारा थी कि हम सबको एक रहना, एकता में प्रबल, एकता में शक्ति है, तो इसी के लिए मजबूत बनाने के लिए एकात्मक जैसे भी लक्षण उसमें रहना चाहिए। इसीलिए संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण मिलते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार अपना समय बदलते रहता है, स्वरूप बदलते रहते हैं। प्रोफेसर देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया था, इन व्यक्तियों का मानना था कि भारत का शासन प्रणाली कैसी है। तो इनका मानना था कि अर्ध संघात्मक है, इनका मानना था कि सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना। सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स, केंद्रीकरण के साथ संघ। तो इनका जो मानना था, आपको ये याद कर लेना, नोट करके लिख लेना, अगर आपसे पूछा जाए तो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हालांकि मैंने इसका है ना लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, उसके आधार पर आप सेकंड लेक्चर जाकर शासन प्रणाली का सेकंड लेक्चर देख सकते हो। तो ये देखोगे, शासन प्रणाली का सेकंड लेक्चर देखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा कि वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले बता दिया था। तो ये तो पहले ही मैंने आपको
पढ़ा दिया था। लेकिन आज के सेशन से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए कि यदि संघीय संविधान हमारे संविधान का प्रबल आधार है, हमारा संघीय संविधान हमारे संविधान का प्रबल आधार है, फिर भी भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ व्याख्या करे। तो आपको पहले व्याख्या करना है कि भारत को संघात्मक शासन प्रणाली है, किस आधार पर कह सकते हो? वैसे बोला ना कि भारत का शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली, किस आधार पर बोल दिए कि दो सरकार है ना, दो सरकार, संविधान को सर्वोच्च माना गया, न्यायपालिका को स्वतंत्र माना गया। तो ये कहाँ लक्षण दिखाई देते हैं? ये संघात्मक तो वर्णन है, संघात्मक के तो लक्षण है। तो पहले आपको भारत का जो शासन प्रणाली, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना है, उनके लक्षण के बारे में लिखना है, अर्थात भारत के शासन प्रणाली में क्या विशेषता है, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता लिखना है। जब आपने पहला पैराग्राफ में आपने विशेषता कर दिया, अब सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि लेकिन कुछ मामलों में केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, भारतीय संविधान केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। तो आपको कहां से लिखना है? यहाँ से लिखना है। कहां से लिखना है? देखो, भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण, यहाँ से आपको लिख देना है। लेकिन मैंने आपको यहाँ सोर्स नोट्स में बताया, पॉइंट बाय पॉइंट आपको व्याख्या करके लिखना है। तो आई थिंक आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।